क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा हड्डियां अगर अंदर ही अंदर कमज़ोर होने लगे तो? एक ऐसा दर्द जो न सिर्फ शरीर को बल्कि ज़िंदगी की रफ्तार को भी जकड़ लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरीर यानी बोन के कैंसर की, हड्डियों के कैंसर की। कुछ लोग इसे बुज़ुर्गों की बीमारी मान लेते हैं, कुछ लोग इसे लाइलाज समझ बैठ लेते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सही समय पर अगर इसका पता लग जाए तो इसका इलाज संभव है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ईशा सिंह और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे हड्डियों के कैंसर की यानी बोन कैंसर की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जो हमें बताएंगे कि हड्डियों का कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज किस तरह संभव है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका डॉक्टर साहब से कोई सवाल है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141270499, 0141270498। तो आइए बातचीत को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हड्डियों का कैंसर क्या होता है और मेडिकल भाषा में इसे किस तरह परिभाषित किया गया है। जैसे और शरीर में कैंसर की गांठें होती हैं, जैसे हम कई तरह की गांठें सुनते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और कई तरह के कैंसर हम अभी आजकल काफ़ी सुनते हैं। तो जिस तरीके से कोई भी सामान्य कोशिका असामान्य तरीके से बढ़ने लग जाती है तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। जिस तरीके से और शरीर के अंगों में कैंसर हो सकता है, ऐसे हड्डियों में भी कैंसर हो सकता है। हड्डियों की जो कोशिकाएँ होती हैं वो भी जब असामान्य रूप से बढ़ने लग जाती हैं तो वो कैंसर का रूप रख लेती हैं और वो वहाँ पे एक गांठ बना लेती हैं। तो उनको हम एक लोकल लैंग्वेज में बोन ट्यूमर्स कह सकते हैं, पर हड्डियों के कैंसर को साइंटिफिकली हम बोलते हैं बोन सार्कोमास। और जो हड्डियों में होते हैं इसलिए उनको बोन सार्कोमा बोलते हैं। हड्डियों के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें जो सार्कोमा डेवलप होते हैं उनको हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा या सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर कहते हैं। सर, इसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? कोई प्राइमरी और सेकेंडरी बोन कैंसर भी होता है? जी, प्राइमरी और सेकेंडरी बोन कैंसर मेन प्रकार होते हैं कैंसर के। वे प्राइमरी जो हड्डियों से शुरू होते हैं, जैसे बच्चों में कई हड्डियों में अचानक से ग्रोथ होने लगती है और वो बोन सार्कोमास डेवलप कर लेते हैं। जब वो बोन से शुरू होते हैं तो हम उन्हें प्राइमरी ट्यूमर बोलते हैं। कुछ प्रकार की जो कैंसर हम आमतौर पर सुनते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है या किडनी के जो कैंसर हैं, प्रोस्टेट के कैंसर हैं, ये एक बार पहले अपने प्राइमरी ऑर्गन में होते हैं, फिर ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके हड्डियों में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हड्डियां क्षीण हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने लग जाती हैं। इस तरीके के कैंसर को हम सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स बोलते हैं। सर, अक्सर हम बात करते हैं कि जब बोन कैंसर की बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। तो क्या बच्चों और युवाओं में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं? जो कैंसर सेकेंडरी टाइप के कैंसर्स हैं वो जनरली ओल्ड एज पेशेंट्स में मिलते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं और कैंसर वाली ये जब डेवलप होती हैं तो ये उस तरीके से मिलती हैं। कुछ कैंसर होते हैं जो वृद्धावस्था में प्राइमरी ट्यूमर के कैंसर होते हैं, वो भी होते हैं जो लगभग 40 के वृद्धावस्था में होते हैं। कुछ कैंसर होते हैं जो 40 की एज के आसपास डेवलप होते हैं, तो उनमें ट्यूमर्स मिलते हैं। कुछ कैंसर 20 से 30 साल की एज में मिलते हैं और कुछ कैंसर जो मेन जिनको अपन बोन ट्यूमर या बोन सार्कोमास बोलते हैं, ये जनरली 20 साल के आसपास के बच्चों में या 10 से 20 साल की एज में होते हैं। और ये एक मेन जैसे जांघ की हड्डी को या पाँव की हड्डी में डेवलप होते हैं, वहाँ ये अचानक से बढ़ने लगते हैं और उनको हम बोन सार्कोमा जो बोलते हैं। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा एक कॉमन टाइप का बोन सार्कोमा है और एक इविंग सार्कोमा जो जनरली यंग एज में मिलते हैं। जी सर। सर, जैसे एक इस बीच एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दलीप सिंह रावत है। जी, कहाँ से हैं आप सर? नमस्कार मैडम, दलीप सिंह रावत दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, आपका डॉक्टर साहब के लिए सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी घुटनों में पेन है, एक राइट में ज़्यादा है, लेफ्ट में कम है और सारी हड्डियों में दर्द है पैर की और पसलियों में भी दर्द है, नीचे टखने में भी दर्द है। तो डॉक्टर साहब से पूछना है कि क्या रोग है मेरे को। मैं बीच में ऑर्थो में गया था, वो कुछ टाइम दवाई दी थी, लेकिन रोग उन्होंने बताया कि क्या रोग है, कुछ
तो अब इतना नहीं था, ये अभी से हुआ, मतलब 1 आध महीने से ज्यादा हो गया। जी जी सर। तो जरा प्लीज इसका आप ट्रीटमेंट आसपास डॉक्टर अपने साहब बताएं, पास मुझे अपने नहीं पास ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। वो एक्सरे और जांचें करने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि आपकी हड्डियों में क्यों दर्द है। ठीक है, उसके कई सारे और कारण हो सकते हैं, तो बेटर है आप एक बार पहले डॉक्टर को दिखा लीजिए और उसके बाद जैसा वो आपको एडवाइस दिखा करते हैं चुका उस हूं। हिसाब से हेलो? हाँ जी। जी, तो उम्मीद करते हैं सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर आप बता रहे थे कि उम्र के हिसाब से भी अलग अलग कैंसर हैं, जैसे 20-30 साल की उम्र में अलग होते हैं, 40 से 50 साल की उम्र में अलग होते हैं। तो 20-30 साल की उम्र में होने वाले कौन कौन से कैंसर्स होते हैं? 20 से 30 साल की उम्र में जनरली जो कैंसर होते हैं वो बिनाइन बोन ट्यूमर होते हैं और बिनाइन एग्रेसिव बोन ट्यूमर होते हैं। इनको बिनाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जनरली अपनी जगह पर ही रहते हैं जिस बोन में ये डेवलप होते हैं, पर ये वहीं पर स्लोली ग्रो करते हैं और सार्कोमास की तरह ये अदर पार्ट्स में बॉडी में नहीं जाते, लेकिन ये उसी जगह स्लोली ग्रो करते हैं और उसके बाद वो उस हड्डी को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। तो उसमें से मोस्ट प्रकार का जो ट्यूमर होता है वो जाइंट सेल ट्यूमर होता है, जो 30 साल की एज के आसपास जनरली प्रेजेंट होता है। और इसके कारण और ये अपन आगे डिस्कस कर सकते हैं, पर इसमें जनरली ऐसा होता है कि बोन की कुछ कोशिकाएं होती हैं जो अपना काम भूल जाती हैं और उनको बोन गलने लग जाती हैं और गल के उस जगह कैविटी बना लेती हैं और फिर वो कैविटी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी बोन को ख़त्म कर देती है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अब ये बच्चों और युवाओं में भी बोन कैंसर के मामले आने लग गए हैं? हाँ, बोन कैंसर के मामले अभी नहीं, ये बहुत टाइम से बोन कैंसर के कुछ प्रकार होते हैं जो स्पोरेडिक म्यूटेशंस की वजह से डेवलप होते हैं और बहुत ज़्यादा केसेस अभी नहीं निकलते हैं इस तरीके के बच्चों में। और जो युवाओं में कैंसर होते हैं ये मतलब थोड़े थोड़े कैंसर्स निकलते हैं, 500 या 1000 केसेस आई थिंक पूरा ऑल ओवर इंडिया डेवलप होते हैं ग्रोइंग एज के बच्चों में इस तरीके के कैंसर। तो ये पहले से आते हैं और बहुत टाइम से ये डेवलप होते हैं, लेकिन पहले ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते थे या कैंसर पेशेंट्स उनके तरीके से जाते थे जिनका कईयों का ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं मिलता था या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च नहीं था। पर अब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हम इन चीज़ों में रिसर्च आगे बढ़ती जा रही है और अब वो ट्रीटमेंट में आने लगे हैं, वो पेशेंट सर्वाइव करने लगे हैं, तो उनके बारे में लोगों को नॉलेज बढ़ने लगी है। सर जैसा आपने बताया कि युवाओं में भी इस तरह के मामले लगभग 1000 के करीब मामले आने लग गए हैं, तो अगर युवाओं में बोन कैंसर की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कोई ऐसे संकेत हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते या नहीं करने चाहिए? देखिए, हड्डियों में या जॉइंट्स में जो दर्द होते हैं जनरली जोड़ों में या घुटनों में, और इसमें दर्द की काफ़ी समस्याएं अपने को देखने को मिलती हैं। तो अगर जॉइंट के ऊपर या नीचे की तरफ पेन है और वो अचानक से कोई स्वेलिंग वहाँ पे डेवलप हो रही है, तो इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको सबसे पहले तो अपने आसपास जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनको दिखाना चाहिए, एक्सरे करवाना चाहिए। अगर उसमें कोई भी सस्पिशियस या डाउट ऐसा लगता है कि उसमें बोन में ट्यूमर या कैंसर हो सकता है, तो फिर आपको ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। सर अक्सर लोग जोड़ों में दर्द और सूजन को नज़रअंदाज कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो ऐसी कोई गंभीर चीज़ है जिसे बिल्कुल अवॉइड कर देना, मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए? देखिए, एज में जो आजकल 50-60 के आसपास जॉइंट्स में पेन, और ये एक आम प्रॉब्लम है अपनी जीवन शैली और डेली लाइफ स्टाइल की वजह से भी जॉइंट्स में और इनमें पेन रह सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर पेन बोन कैंसर या बोन ट्यूमर ही हो। आपको उन जॉइंट्स का एक प्रॉपर हर एक का कारण होता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन डिजीज़ है जिसमें घुटने घिसने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नियर बाई डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर उनको संकेत में ऐसा लगता है कि ट्यूमर है तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। अगर मान लो वो आर्थराइटिस या अदर बीमारी की वजह से है तो वो उस हिसाब से फिर उसको इलाज होगा। सर हम देखते हैं कि बड़ी उम्र में कुछ बुजुर्ग लोग कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं, तो उसका कुछ असर होता है इस पर? नहीं, कैल्शियम की दवाई का तो इस पे असर का ऐसा कोई साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूव या लिटरेचर या ऐसा नहीं है कि कैल्शियम की दवाई से बोन ट्यूमर्स डेवलप होते हैं। ऐसा कैल्शियम की दवाइयाँ जनरली दी जाती हैं महिलाओं में मेनोपॉज के बाद भी दी जाती हैं ताकि उनकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहे। ओल्ड एज में अगर कैल्शियम, विटामिन डीज और ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बोन डेंसिटी मेंटेन रखने के लिए, तो कैल्शियम का ऐसा बोन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट हाँ,
प्रेस्क्राइब तरीके से या अननेसेसरी मेडिसिन लेने से अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे किडनी स्टोन्स वगैरह और इन तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो वो आपको कैल्शियम प्रिपरेशंस डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, आपको सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। सर, बोन कैंसर में कौन कौन से डायग्नोसिस किस तरह का होता है, कौन कौन सी जांचें कराई जाती हैं? बोन कैंसर में शुरुआती जांच में तो एक्सरे किया जाता है। एक्सरे के बाद अगर किसी बोन में ऐसा हमें लगता है कि इसमें कैंसर है, जो कि एक्सरे भी काफ़ी क्लासिकली और कई डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं जिससे हम मोस्ट ऑफ बोन ट्यूमर एक्सरे पे पता लग जाता है कि ये किस तरीके का कैंसर है। उसके बाद उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एमआरआई एडवाइस करते हैं। एमआरआई में उसके बोन के अंदर के पूरी और सॉफ्ट टिश्यू आसपास की मांसपेशियों में कितना वो फैला हुआ है उसकी कंप्लीट डिटेल हमें मिलती है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप पे आता है बायोप्सी। बायोप्सी में हम एक छोटी नीडल के थ्रू उसमें से एक सैंपल लेते हैं जो बोन और सॉफ्ट टिश्यू जहाँ बीमारी का मोस्ट एक्टिव पार्ट हमें लगता है, जहाँ लगता है कि वो डिजीज़ वहाँ से अभी न्यूली ग्रो कर रही है, उस जगह से बायोप्सी ली जाती है। और उसके बाद फिर बायोप्सी के डायग्नोसिस के बाद जिस तरीके का बोन कैंसर आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, उसके हिसाब से फिर हम इसकी बॉडी की स्क्रीनिंग कराते हैं कि ये शरीर में कहीं और है या नहीं है। सर, सबसे ज़्यादा कौन से किस तरह के बोन कैंसर के मामले आप देख रहे हैं आपके पास जो आते हैं? बोन कैंसर के मामले लगभग सब तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे प्राइमरी बोन ट्यूमर्स के पेशेंट आते हैं, मिडिल एज में जॉइंट सेल ट्यूमर्स के केसेस आते हैं, सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स में जिनमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या मेटास्टैटिक फ्रैक्चर जिनको बोलते हैं, जिनमें हड्डियां गल जाती हैं ट्यूमर की वजह से, तो उस तरीके के सभी तरह के पेशेंट हमारे पास बोन ट्यूमर के आते हैं। इवन पेल्विक बोन्स के, स्पाइन के, सर्वाइकल स्पाइन के और दोनों लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, हर तरह की बोन्स के ट्यूमर्स हमारे पास पहुंचते हैं। सर, इस बीच हमारे पास एक कॉलर आए हैं। जी नमस्ते। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दिनेश ग्रोवर फ्रॉम दिल्ली। जी, मेरी अपना सवाल पूछिए सर डॉक्टर साहब के लिए। सर अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एज 80 साल है, मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है और मुझे 80 साल की इनकी उम्र है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी। और मेरी स्पाइन जो है वो बेंट है। स्पाइन इनकी बेंट हो चुकी है। पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए और स्पाइन के लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाना पड़ेगा। ये बोन ट्यूमर से रिलेटेड दोनों ही इश्यूज नहीं है, तो ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट की बजाय आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या स्पाइन सर्जन इसमें मदद कर पाएंगे। तो उम्मीद करता है सर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। सर, हमने बात की कि इसकी बायोप्सी भी होती है, तो बायोप्सी से कोई खतरा होता है पेशेंट को अगर किसी तरह की बायोप्सी हो रही है? बायोप्सी को लेकर मैंने देखा है काफ़ी सारे मरीजों में ऐसी भ्रांति होती है। कई लोगों का ऐसा सवाल होता है कि बायोप्सी करते तो ये छिड़ जाएगा जी, और छिड़ जाएगा तो हमको ये छिड़वाना नहीं है। बट बायोप्सी का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि उससे कोई कैंसर छिड़ जाता है या अचानक से वो उसमें कोई और परिवर्तन आ जाता है। बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। बायोप्सी में जो टिश्यू लेते हैं वो हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए जाता है, जिसको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बाद ये कंफर्म होता है कि ये किस तरीके का कैंसर है और उस पर कौन सी दवाई काम करेगी। जब हम सटीक डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे, सटीक दवाइयाँ शुरू करेंगे, तभी वो उस पर एक्शन करेगा। तो छेड़ने का मतलब होता है कि हमने उनको अगर करने के बाद अगर कोई इलाज नहीं लिया तो ट्यूमर तो बढ़ ही रहा है। कई पेशेंट को ऐसा रहता है बायोप्सी के बाद वो इलाज लेना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि ये बायोप्सी की वजह से बीमारी बढ़ गई, तो बीमारी तो बढ़ ही रही है, लेकिन अगर उसका हम इलाज शुरू करेंगे तब वो खत्म होगी। यानी अगर बायोप्सी हो रही है तो उससे सटीक इलाज हो सकता है। बायोप्सी के बाद जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सटीक मिलती है। फिर उसके बाद जब अगर उसमें कोई भी दवाई चालू करते हैं तो उस दवाई उस पर परफेक्टली काम करती है, तो बोन ट्यूमर ऑटोमेटिकली रिग्रेस होने लग जाता है, साइज में छोटा होने लग जाता है। सर, जैसे जोड़ों से भी कहीं और भी जा सकता है, कहीं और फैल सकता है बोन कैंसर? हाँ, बोन कैंसर जनरली हड्डियों में जो बोन कैंसर होते हैं वो सबसे पहले लंग्स में जाते हैं या अदर हड्डियों में जाते हैं। तो फेफड़ों में
और दूसरी हड्डियों में एक हड्डी से दूसरी हड्डी में जा सकता है, फेफड़ों में जा सकता है। मोस्ट कॉमन साइट यही होती हैं बोन कैंसर को जाने की। यूँ तो बोन कैंसर अगर बहुत एग्रेसिव हो जाए तो फिर वो शरीर के हर एक ऑर्गन में जा सकता है, बट इनिशियल स्टेज पे जो जाता है वो सबसे पहले लंग्स में जाता है। तो सर इसका इलाज किस तरह होता है? क्या दवाइयों से इसका इलाज संभव है? पूरी तरह से निकल सकता है कैंसर? देखिए, बोन कैंसर की हर एक टाइप का अलग अलग इलाज होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर एक बीमारी को लेके हम इलाज सारा समझाते हैं आपको। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा एक बोन कैंसर है जो काफ़ी कॉमन बोन कैंसर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा में हड्डियों में जो बीमारी होती है वो लंग्स में जाने की टेंडेंसी होती है। बायोप्सी लेने के बाद हमें उसका एग्जैक्ट टाइप और उसके बाद ISC मार्कर के बाद उसके बाद हमें एग्जैक्ट टाइप पता लगता है, जिसके बाद हम उसको कीमोथेरेपी के लिए भेजते हैं पेशेंट को। कीमोथेरेपी में हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को कीमोथेरेपी शुरू करते हैं, जिससे उसकी साइज़ कम हो जाती है। इसके अलावा शरीर में उसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है और पेशेंट का पेन और सूजन ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। उसके बाद हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं, जिसमें ऑपरेशंस में जैसे पहले पाँव निकालने के ऑपरेशंस होते थे ज़्यादातर कंडीशन में, लेकिन हम अब मोर देन 95% केसेस में पाँव बचाने का ऑपरेशन करते हैं। और उसको ऑपरेशन करने के बाद हम इस तरीके से पाँव को वापस बनाते हैं कि उसको पेशेंट पहले की तरह चलना फिरना सब कुछ शुरू कर सके। और उसके बाद सर्जरी के बाद फिर से उसकी कीमोथेरेपी होती है, ताकि शरीर में से एक बार गांठ निकलने के बाद कई बार वो दूसरी जगह अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, तो उसको रोकथाम के लिए फिर से कीमोथेरेपी शुरू होती है। तो इस तरीके से इसका एक स्टेज वाइज ट्रीटमेंट चलता है। जैसे अगर मान लीजिए जोड़ों में कैंसर है, वो सबसे पहले लंग्स में फैलता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो लंग्स में फैलता है। हम फैलने से पहले का इलाज आपको बता रहे हैं। लंग में तब फैलता है जब उसको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वो बढ़ता रहेगा तो फिर वो फैलने लगेगा शरीर में, तो उसको हम फिर टर्सरी स्टेज या फोर्थ स्टेज का कैंसर बोलते हैं। अगर मान लो वो केवल अपनी जगह पर है कैंसर, तब तक उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। तो स्टेज 1 में जैसे एक बोन में हुआ, फीमर बोन या थाई की जो बोन है उसमें ट्यूमर है, तो वो स्टेज 1 में आता है। उस टाइम पे अगर हम इलाज शुरू करेंगे तो फिर वो वहीं रुक जाएगा। उसको कीमोथेरेपी के बाद वो उसके बाद आगे नहीं फैलेगा। तो सर स्टेज 1 में भी कीमोथेरेपी की जरूरत होती है? हाँ, स्टेज 1 में जो ये बोन ट्यूमर्स होते हैं उसमें स्टेज 1 में भी कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। स्टेज 4 वाली डिजीज़ लाइलाज मानी जाती है, उसमें हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि उसको रेस्पॉन्स से पेशेंट का वो बीमारी को कंट्रोल कर सकें। लेकिन स्टेज 1 वाली जो बीमारी होती है उनमें कीमोथेरेपी देने के बाद सर्जरी और फिर कीमोथेरेपी देने के बाद वो पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो इसमें लगभग 80% सक्सेस रेट होती है कैंसर्स की। जैसे अगर हम सारे पेशेंट में कंप्लीट प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं और डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से चलते हैं तो 80% पेशेंट्स आराम से निकल जाते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकते हैं नॉर्मल आदमी की तरह। लेकिन 20% पेशेंट्स कहीं ना कहीं बीमारी वापस आने या किसी और कारण से रुक सकते हैं, या किसी में दवाई का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आता, या किसी में डिजीज़ बहुत एग्रेसिव होती है, तो वो कई सारे मैटर उसमें कम्युलेटिव हो जाते हैं। कई पेशेंट ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देते हैं, कई डिले हो जाते हैं, तो 80% पेशेंट्स लेकिन ठीक हो जाते हैं। सर बोन कैंसर क्या जेनेटिक होता है? अगर परिवार में मान लीजिए किसी को बोन कैंसर की हिस्ट्री रही है तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं? नहीं, बोन कैंसर जनरली कोई बोन कैंसर जेनेटिक्स नहीं होते। बाई चांस किसी फैमिली में अगर ऐसा हो तो उसके ऊपर अभी कोई थ्योरी या स्टडी इस तरीके की आई नहीं है। मोस्ट ऑफ बोन ट्यूमर्स जो हैं स्पोरेडिक म्यूटेशंस में काउंट्स होते हैं, या जो म्यूटेशंस में या जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग द एज या ग्रोथ, उनकी वजह से बोन कैंसर डायग्नोस होते हैं या बोन कैंसर डेवलप होते हैं। कुछ बोन कैंसर्स जो सेकेंडरी बोन कैंसर्स हैं वो अपनी प्राइमरी डिजीज से कोरिलेट होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर का है तो वो उससे ही कोरिलेट होता है और वो इन्हीं का एग्रेसिव रूप होता है। पर प्राइमरी बोन ट्यूमर्स में इन जनरली कोई ऐसे जेनेटिक बोन कैंसर्स में नहीं आते। तो सर जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर उनको भी ये बोन कैंसर डिटेक्ट होता है तो उनका इलाज अलग तरह से चलता है या? देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को बोन कैंसर प्रेगनेंसी के किस स्टेज पे डायग्नोस होता है उससे इम्पोर्टेंट मतलब फ़र्क पड़ता है। प्राइमरी स्टेज में हो सकता है अवॉर्ड भी कराना पड़े उनको, क्योंकि कीमोथेरेपी रेजिमेंस और ये सब जो अगर चलेंगी तो वो ठीक नहीं है। लेटर ऑन में होते हैं या मिड में होते हैं तो उनके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि अगर लास्ट में है तो फिर हमें वेट करना पड़ता है कि बेबी डिलीवर होने के बाद आप कीमोथेरेपी और ड्रग्स और इस तरीके से स्टार्ट करो। तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जो कैंसर होते हैं उनका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के टाइम इंटरवल के हिसाब से भी हमें डिसाइड करना पड़ता है। बट ऑब्वियसली अगर डिजीज़
है एग्रेसिव तो आपको वो पहले कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा। जी सर, ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो स्वस्थ व्यक्ति को कराने चाहिए हर साल, मतलब अगर इससे बोन से जुड़े हुए कोई टेस्ट हैं तो हर साल या 2-3 साल में एक बार? नहीं, ऐसे बोन से जुड़े हुए टेस्ट रेगुलरली करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप रूटीन एक्टिविटीज़ अगर आप सारी कर पा रहे हैं अपने रूटीन लाइफ स्टाइल में, आपको कोई पेन तकलीफ या कुछ भी नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज सब मेंटेन करके आप कर सकते हैं। अगर कोई सस्पिशियस लगे तो आपको उसके लिए मेडिकल अटेंशन लेना है, अदरवाइज रेगुलर टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, आपने डाइट का जिक्र किया, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की डाइट किस तरह होनी चाहिए ताकि वो इन बोन कैंसर से बच सके या प्रिवेंशन उसका सही ढंग से हो? बोन कैंसर के लिए अलग से कोई डाइट प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे और कैंसर्स हैं उनके लिए आपको डाइट प्रोटोकॉल, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी चाहिए, ऐसी ही बोन कैंसर के लिए करनी चाहिए। हेल्दी डाइट का जो प्रोटोकॉल्स है वो आजकल वैसे डाइटिशियंस और लोग बहुत कुछ जानते हैं, और आजकल सोशल मीडिया भी आपको बहुत सारी डाइट टिप्स देते रहते हैं। तो बस आप एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए, डेली वॉक कीजिए और एक फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखिए। और एज सच इसके लिए स्पेसिफिक कोई ऐसी डाइट नहीं है कि आपको उससे बोन कैंसर नहीं होगा लेने के लिए। सर, जो 60 से ऊपर के जो लोग हैं उनमें पहले से ही अगर घुटनों में तकलीफ रहती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो क्या कोई ऐसे उन्हें मेजर्स लेने चाहिए कि भाई इस तरह के वो वॉक करें ताकि वो बोन कैंसर में ना तब्दील हो, इस तरह का कुछ? नहीं, 60 से ऊपर की जो घुटनों में तकलीफ होती हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होती हैं। आप वो बोन कैंसर्स में कन्वर्ट नहीं होती हैं या चेंज नहीं होती, उनका बोन कैंसर से कोई रिलेशन नहीं है। उसमें आप बस रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़ और ये सब करते रहिए। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इलाज है जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज और जो ट्रीटमेंट्स आजकल काफ़ी हो रहे हैं वो आप आराम से करवा सकते हैं, और वो करवाने भी चाहिए। उससे बोन, ऐसा नहीं है कि उनको कंटिन्यू करने से बोन ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। बोन ट्यूमर की जो म्यूटेशन और एंटिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बोन ट्यूमर। 2 से 3% टोटल कैंसर जो पेशेंट आते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, उनमें से 2-3% पेशेंट्स में बोन ट्यूमर्स निकलते हैं। सिर्फ 2-3%? हाँ। ओके। लेकिन सर फिर भी अगर मान लीजिए कोई 60 से ऊपर व्यक्ति है तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो उन्हें नियमित तौर पर करनी चाहिए? डेली वॉक करना चाहिए, घुटनों की एक्सरसाइज, योगा, और जो अपने घुटना मोड़ना, सीधा करना, और इस तरह की एक्सरसाइज और ये कंटिन्यू करनी चाहिए। सर, हमने बोन ट्रांसप्लांट के बारे में भी सुना है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बोन ट्रांसप्लांट जैसा वैसे कोई ऐसी ट्रीटमेंट पद्धति नहीं है। हम बोन जो ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं उसमें कुछ पद्धति इस्तेमाल करते हैं बोन की। जैसे किसी बोन में ट्यूमर होता है तो हम उस बोन का हिस्सा पूरा निकाल देते हैं। वो पूरी जांग की हड्डी जो है, फीमर बोन, पूरी फीमर भी निकाल देते हैं दोनों जॉइंट्स के साथ, हिप जॉइंट और नी जॉइंट्स के साथ। तो उसके जो बीच का स्पेस होता है, अब उसको फिल करने के लिए या तो हम मेटेलिक इम्प्लांट यूज़ करते हैं जो टाइटेनियम या एलॉय के बने हुए होते हैं, जिसमें हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों साथ में ट्रांसप्लांट होते हैं। तो एक तरीके से एक मेटेलिक इम्प्लांट ट्रांसप्लांट होते हैं। कुछ पेशेंट में हम जैसे बोन में जॉइंट्स अगर नेटिव बचा सकते हैं जिनमें, उनमें केवल बीच की बोन चेंज करते हैं। तो हम उसी बोन को रिसाइकिल करके, जैसे ऑपरेशन के दौरान हम बोन निकालते हैं, रेडिएशन थेरेपी के लिए भेजते हैं, उसको कैंसर मुक्त करते हैं और उसके बाद फिर उसको वापस से उसी जगह पे लगा देते हैं। तो एक पद्धति ये है जिसमें रिसाइकिल बोन करते हैं, ECRT, जिसको काफ़ी मतलब मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं। और तीसरी पद्धति होती है इसके लिए बोन ट्रांसपोर्ट, किसके लिए कि एलोग्राफ्ट जो यूज़ करते हैं। जैसे डेड बॉडी के जो पेशेंट्स होते हैं, डेड बॉडी की उनकी बोन्स निकाल के प्रिजर्व कर ली जाती हैं, फिर उनको आप जैसे बोन जहाँ का डिफेक्ट हुआ है उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से एलोग्राफ्ट ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस तरीके से बोन के लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए हम इस तरह की पद्धति यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि बोन ट्रांसप्लांट आप उसको कहना चाह रहे हो। जी। लेकिन तो इसे सर मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे बोन ट्रांसप्लांट का मतलब जनरली होता है एक कहीं से हमने ऑर्गन को निकाल के दूसरी जगह ऑर्गन लगाते हैं, तो उसको हम बोन ट्रांसप्लांट कहते हैं। एक टर्म होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट।
बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल ऑन्कोलॉजी में और उसमें यूज़ की जाती है कई सारे ट्रीटमेंट में। तो बोन मैरो में बोन ट्रांसप्लांट नहीं करते, सिर्फ उसका मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, वो अलग डिजीज़ में काम आता है। और ये जो है इसमें ट्यूमर में हम बोन में इसको मेगा प्रोस्थेसिस रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जो हमने हमको पहला बोला उसमें एंडोप्रोस्थेसिस या मेगा प्रोस्थेसिस बोलते हैं, जिसमें पूरी फीमर बोन या पूरी फीमर जांग की बोन दोनों जॉइंट्स के साथ हम लगा सकते हैं या घटाना बढ़ा सकते हैं, जैसा कि जितना बड़ा ट्यूमर है उसकी साइज के हिसाब से लगाते हैं। तो वो एक तरीके से मेटेलिक बोन ट्रांसप्लांट हो गया। और जो सेम बोन हम यूज़ कर रहे हैं रिसाइकिल करके, वो ऑटोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हो गया। और अगर हम किसी और पेशेंट की ये कैडेवरिक बोन की यूज़ करते हैं, कैडेवर बोलते हैं डेड बॉडी के जो बोन होते हैं ना, उनको कैडेवर बोलते हैं। तो कैडेवरिक बोन अगर हम लगाते हैं तो उनको हम एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सर, अगर किसी पेशेंट में मेटेलिक बोन लगी है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? मेटेलिक बोन के जनरली साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि जो मेटल्स यूज़ करते हैं वो टाइटेनियम अलॉय यूज़ करते हैं या COCr और निकल यूज़ करते हैं, वो जनरली बॉडी में रिएक्टिव नहीं करते। तो 99.9% पेशेंट्स में नहीं होते, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट्स जो करते हैं ना होते हैं, उनमें भी यही मेटल यूज़ होता है, इसमें भी यही मेटल यूज़ होता है। तो ये एक तरीके से बॉडी के लिए कंफर्टेबल मेटल यूज़ करते हैं। और पर हाँ ये है कि जैसे कई पेशेंट में इम्प्लांट में कुछ ब्रेकेज आ जाता है या टूट जाता है या उसका हिंज टूट जाता है, फिर भी वो उस पर चलते रहते हैं। तो जो मेटल की घर्षण की वजह से डेवलप होता है ना रिएक्शन, वो कई बार पेशेंट को रिएक्शन करता है, बट अदरवाइज ये पेशेंट को कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देता। कैसा है कि अगर उनको मेटेलिक बोन लगी है तो वो कम एक्सरसाइज करें या? देखिए, मेटेलिक बोन लगी हुई है तो वो डिपेंड करता है कितना हिस्सा मेटेलिक हो रखा है। हाँ। जनरली जो पेशेंट में हम टोटल फीमर जॉइंट जो करते हैं, वो पेशेंट इतना नहीं चल पाते कि दौड़ना और ये सब नहीं कर पाते। वो अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं जी। बाकी जिनमें छोटा इम्प्लांट लगा होता है वो डेली से थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं। पर बाकी मेटेलिक इम्प्लांट के बाद पेशेंट अपना रूटीन एक्टिविटी जैसे गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, पैदल चलना, बस में सफ़र करना, कार में सफ़र करना, या अपना डेली एक्टिविटी में चलना फिरना, नहाना करना, अपने रूटीन काम सारा कर सकता है। बट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मैं नहीं सोच सकता कि वो करते हैं। पर जो हम ECRT करके बोन लगाते हैं, उसमें हमने एक टेक्निक डेवलप की है जिसमें हम दूसरे पाँव से एक छोटी बोन के साथ वेसल्स भी लेते हैं और उसको ब्लड सप्लाई को वापस से मेंटेन कर देते हैं प्लास्टिक सर्जरी की मदद से। ठीक है, उस केसेस में हमने इस तरीके से केस किए हैं कि उस बोन को वापस लगाते हैं, उसके बाद बोन कंप्लीट यूनियन हो जाता है और 1.5 ईयर में या विद इन 2 ईयर्स पेशेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, साइकिलिंग, चलाना, क्रिकेट वगैरह खेलना, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की पद्धतिज डेवलप की हैं ताकि पेशेंट एज नॉर्मल एज हो सके। जो रूटीन पेशेंट्स करते हैं या लोग करते हैं या पब्लिक जो काम करती है वो पेशेंट भी कर सकें, तो वो सब काम वो भी कर सके। लेकिन बस उसका फ़र्क वही है कि पेशेंट किस स्टेज पे आता है, कितना बड़ा ट्यूमर लेके आता है और कितना हमको उसमें निकालना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इसको किस तरीके से बनाना पड़ेगा। सर, जैसा आपने बताया कि जो बोन कैंसर का जो फर्स्ट स्टेज है उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी होती है तो उससे वो मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन 4th स्टेज होती है तो लगभग लाइलाज हम कह सकते हैं। देखिए, कीमोथेरेपी उसको केवल रोकने के लिए है, सर्जरी तो फिर भी होगी उसमें बोन ट्यूमर में, बस कीमोथेरेपी उसको आगे बढ़ने से या फैलने से रोकने के लिए हम देते हैं। जी। और उसके बाद सर्जरी प्लान करते हैं। और जो पेशेंट में ऑलरेडी फैल चुका होता है उसमें कीमोथेरेपी दोनों जगह काम करेगी, जहाँ बॉडी में है वहाँ भी और ऊपर जहाँ फैला हुआ है वहाँ भी करेगी। लेकिन कीमोथेरेपी के बाद वो जो भी जहाँ जहाँ गया हुआ है वो सर्जरी करके निकलना उनका ज़रूरी है बीमारी का। तो जनरली क्या होता है, बोन की बीमारी तो निकल जाती है, बट लंग्स में अगर 1 या 2 जगह गई हुई होती है तो वो भी सर्जरी करके निकल जाती है। पर अगर वो लंग्स में स्कर्टेड हो जाती है तो पूरा लंग्स तो नहीं निकाल सकते। तो उस कंडीशन में उसको नहीं निकाल पाते। तो जब भी कीमो बंद होगी 2 साल में, 3 साल बाद, वो बीमारी वापस से रिएक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि बोन कैंसर का अगर सही समय पर पता लग जाए तो इसका इलाज संभव है। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इतने जटिल विषय को बहुत ही सहजता और सरलता से हमें समझाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।